तो उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र जिसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार ने क्या कुछ पक्ष रखा, किस तरह से इस पूरे कोड को लेकर जो तमाम बातें थी वो आम जनता के सामने रखी गई हैं। विपक्ष की तरफ से भी किस तरह की प्रतिक्रिया आई और प्रतिक्रियाओं के बीच आखिरकार सरकार की सोच क्या थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री सदन को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और अब हम ललकार में अपने मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि करके उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दे, उसके बाद चर्चा का आगाज। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सुनील चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाह हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील चौधरी जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी 3.0 का आगाज कर दिया और साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आशीर्वाद दिया है कि भाई अब की बार 400 पार, उसके आधार पर तो यह तय है कि इस बार भी मोदी सरकार हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस अपनी राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की सोच में फर्क कर ले। जब तक वो फर्क नहीं कर पाएगी, आम जनता का विश्वास भी कांग्रेस पार्टी हासिल नहीं कर पाएगी। सुनील चौधरी सर। विधानसभा ये ठीक आप कभी नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। पार्लियामेंट को भी उन्होंने पब्लिक की रैली समझ के हमेशा आएंगे, भाषण देंगे, भटकाएंगे और चले जाएंगे। तो किसी सत्र में मैंने उनको भाग लेते हुए देखा नहीं, लेजिस्लेशन पे चर्चा, सब विपक्ष के जवाब देते देखा नहीं। आज भी उनका पार्लियामेंट का ये सेशन चल रहा है, उस सेशन में 3 दिन से किसी मुद्दे पे उन्होंने बात की नहीं। बेरोजगारी पे, किसानों पे, किसी पे उन्होंने बात की नहीं, अग्निवीर पे बात की नहीं। बात करते हैं तो सीधे आके चुनाव की बात करते हैं। अब आशीर्वाद दिया है वो जनता तय कर लेगी, चुनाव 4 महीने बाद है। किसको आशीर्वाद मिला है, किसको श्राप मिला है, ये जनता तय करेगी। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री को रखना चाहिए पार्लियामेंट में, उसकी बजाय तो वो आशीर्वाद की बात करते हैं। प्रधानमंत्री सदन को संबोधित करते हुए नजर आए तो फिर उन्होंने कहा, क्या कहा? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड ही तो रखा। रिपोर्ट कार्ड में वो क्या रख रहे हैं कि 10 साल में महंगाई उन्होंने काबू कर लिया, 10 साल में रोजगार उन्होंने दे दिया, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का अपग्रेडेशन कर दिया। क्या उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखा अपना? ठीक है, अश्विनी शाही जी, कांग्रेस नेता सुनील जी का साफ साफ कहना है कि भाई सरकार का अगर रिपोर्ट कार्ड रखते तो ज्यादा बेहतर होता। चुनावी रैली की तरह आप सदन को संबोधित करते हुए नजर आए, फैक्ट फिगर के बजाय सीधे सीधे सियासी आरोप लगाए गए। साथियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को ध्यान से नहीं सुना, ये क्यों सुनेंगे? ये तो जो है गांधी परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उन उद्बोधनों में घिरे रहते हैं, तो सुनने का कोई समय नहीं मिला होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तृत तरीके से एक एक चीजों को, एक एक बिंदुओं को उठाया, जिसमें नेहरू जी के आरक्षण के विरोध से लेकर और LIC और PSU के इन लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाहों तक, तथा उसके बाद जो हमारे रोजगार साथियों के रोजगार की बात थी, हमारे कस्तूरबा स्कूल की बात थी, हमारे G20 सम्मेलन की बात थी, कोई मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं। इसलिए कांग्रेस को ये भाषण इसलिए लगेगा कि जनता से ये दूर हो चुके हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जब जैसे आगे बढ़ रहे हैं, शटर पीछे से बंद हो रहा है। वो फुस पटाखे की तरह नासा और इसरो मिलकर लॉन्च भी नहीं कर पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि वो नॉन स्टार्टर है। तो प्रधानमंत्री ने बनाया था कि नेहरू जी ने बनाया था, ये भी बता दे प्रधानमंत्री ने। तो लॉन्च करिए ना भाई, आप राहुल गांधी जी को लॉन्च कीजिए। कमांडो आज जो है पता नहीं कहाँ उड़ीसा में देख रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं, बना रहे हैं। कमांडो को आज होना चाहिए ना सदन में। आपने उड़ीसा का नाम ले लिया, ठीक है, ठीक है। आप उसका पड़ोसी राज्य है, उसी का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। टीएमसी से संजय चक्रवर्ती जी, एक सेकंड ओपनिंग कमेंट ले लें सर। अगर शुरुआत में उलझ जाएंगे तो फिर हम बाकी तक कैसे जाएंगे? एक ओपनिंग कमेंट ले लें सर। कुणाल जी, एक मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं आऊंगा। एक ओपनिंग कमेंट ले लें, नहीं तो फिर बाकी नेताओं की नाराजगी होती कि बहुत लंबा समय निकल गया। संजय जी, आज टीएमसी का भी खूब जिक्र किया पीएम मोदी ने।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो कहा कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस अपनी 40 सीटें रिटेन कर ले तो बहुत बड़ी बात है, और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने जो चुनौती दी कांग्रेस पार्टी को कि भाई अगर इतने ही बड़े आप नेता बनते नजर आ रहे हैं तो वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाइए। क्या सोच रही है टीएमसी, किस तरह से आगे की रणनीति है? क्या एकला चलो के हिसाब से ही काम करा जाएगा या पर्दे के पीछे खिचड़ी कुछ और बन रही है? सर सबसे पहले तो मैं 2 भाषण में सुन रहा था और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को लेकर के कि जो प्रधानमंत्री हम लोगों से बोला करते थे 2014 में, मैं 5 साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा, वो रिपोर्ट कार्ड की जगह जब लोकसभा में बोले तो 110 मिनट में 78 मिनट वो कांग्रेस के खिलाफ बोले। ये चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी और चिंताजनक बात ये है कि मीडिया पूरा साथ देती है और मीडिया के पास सरकार के लिए कोई सवाल नहीं। मैं अभी आपका पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक सारी की सारी बातें सुन रहा था, एक सवाल सरकार के खिलाफ आप लोग नहीं बोलते। ये दुखद है, बहुत बड़ा दुखद है। मीडिया अगर सरकार के खिलाफ अगर सवाल नहीं करेगी तो हम लोग कहां तक? तभी तो हमने आपसे पूछा ना, अगर मीडिया सवाल नहीं करेगा तो कौन सवाल करेगा? इसी तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो करीब 2 घंटे का भाषण दिया उसे तृणमूल कांग्रेस किस तरह से देखती है? मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा कि अगर 10 साल के बाद भी अगर आपको जो है 110 मिनट में 78 मिनट आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं तो ये बड़ी चिंताजनक बात है कि आज आपके पास अपने विकास के एजेंडा के बारे में बात नहीं। 1000 साल की बात करते क्या? 1000 साल तक जो है हमारा काम करेंगे? अरे सर, आपने जिस तरीके से हर जो है लोकतांत्रिक जगह के आपने हर खंबे को तोड़ दिया है, वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। अभी हाल ही का उदाहरण आपने देख लिया होगा, चंडीगढ़ का जो है मेयर का इलेक्शन हुआ, वो किस तरीके से हुआ, कैसे जिताया गया, वो सारी चीजें सामने आ गई। कोई चीज छुपी नहीं है और जनता ये सारी चीजें देख रही है। आप जितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी। अब आते हैं तृणमूल कांग्रेस की बात। तृणमूल कांग्रेस अपने एजेंडे में शुरू से एक ही जैसी रही। जब कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ था तो कर्नाटक के चुनाव के बाद सबसे पहले बधाई देने वालों में से ममता बनर्जी थी और ममता दीदी ने सबसे पहले ये बात कही थी कि आप 200 सीटों पे मजबूत है, आप वहां लड़िए, 40 सीटों पे गिफ्ट हम देंगे आपको, जबकि कोई इंडिया गठबंधन उस समय बना नहीं था। तो ये सबसे पहले बात उन्होंने कही थी। और दूसरी बात ये है कि ममता और हम लोग जिस इंडिया गठबंधन में जो थे वो है, वो रहेंगे। हम कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं था, हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ है और इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, हम भी है। वो हमारे घर का आपस का मामला है। हम बार बार बोलते हैं कि हम इसको निपटा लेंगे और प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी अच्छी बात कही है, 370 वो जीतेंगे। लेकिन सर एक सेकंड, चुनाव आपका पर्सनल निजी मामला कैसे हो गया सर? जहां पर जनता वोट डालकर आपको सिंहासन में बैठाती नजर आएगी, वहां पर वो आपका पर्सनल मैटर कैसा हो गया सर? पर्सनल मैटर तो हम सर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सुनते आ रहे हैं ना। मुझे बात ही नहीं सुनी आपने। फिर मैंने कहा कि कांग्रेस और हमारा पर्सनल मैटर है कि हम किसको कितने सीटें दे। आप पूरी बात सुना करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बीजेपी ने अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 370 जीतेंगे और एनडीए 400 सीटें जीतेगी, इसका मतलब आपने एनडीए को एकदम तरीके से घोट दिया है कि केवल और केवल 38 पार्टी मिलकर के केवल 30 नहीं। वो तो अश्विनी जी से पूछ ही लेंगे ना कि अब की बार 370 पार कैसे होगा। एक छोटा सा रिएक्शन सुनील कौशिक जी से, एक छोटा सा रिएक्शन सुनील कौशिक जी से, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन सुनील कौशिक सर। यहां पर संजय जी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पीएम मोदी को देना था वो अपने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहिए था, लेकिन 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के बजाय यहां पर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए। आपको ऐसी कोई चीज नजर आई जो आप फाइंड आउट कर पाए कि भाई ये सरकार की उल्लेखनीय 10 बातें रही इन 10 सालों की? नहीं, ये तो गोस्वामी जी पूरा देश जानता है, लेकिन सबसे अधिक जो पार्टी सत्ता में रही और एक पार्टी लगातार 10 साल से है, तो निश्चित तौर से अपने शासन का और पुराने शासन का जिक्र तो होना चाहिए कि पिछली सरकारों ने क्या किया, दूसरी सरकारों ने क्या किया। और मुझे लगता है कि मोदी जी को नेहरू जी तक नहीं जाना चाहिए था। 10 साल लगातार आप पे हो गए, पिछले 10 साल कांग्रेस के पास थे,
2004 से 14 तक, 14 से 24 आपके, इन्हीं 20 साल का मुझे लगता है तुलनात्मक अध्ययन करते थे तो देश समझ आता। और जो वो नेहरू जी के पत्र का जिक्र जो उन्होंने किया मोदी जी ने, मैं यहाँ थोड़ा सा सहमत हूँ। बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्र दिए मुख्यमंत्रियों को की आरक्षण को लेकर के, मैं उनका समर्थन करता हूँ। ठीक है। और इसलिए समर्थन करता हूं कि उस पत्र के बावजूद भी इस देश की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया। इसका मतलब वो उनकी बातों से उस समय सहमत थी देश की जनता। असहमत होती तो मुझे लगता है कि गद्दी से उतार दिया होता कांग्रेस। ठीक है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो आज देश की स्थिति है, यदि आरक्षण पर सरकारी नौकरियों में सहभागिता नहीं होती तो देश बहुत आगे होता। पत्रकारिता जीवन में तमाम मैंने ऐसे ब्यूरोक्रेसी अफसरों को देखा है जो आरक्षण के नाम पर आ तो गए, लेकिन काम करने के आधार पर उनकी तुलना की जाए तो निश्चित तौर से ना के बराबर थी। दूरदर्शी पारदर्शिता के कारण जवाहरलाल नेहरू ने वो बातें रखी होंगी निश्चित तौर से। और जिस जाति धर्म की या SC ST की या OBC की बात कर रहे हैं, उनका कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू को मानना था और मेरा भी यही मानना है कि ऐसे परख को निश्चित तौर से तैयार कीजिए। जैसे हम सेना तैयार करते हैं, सैनिक तैयार करते हैं, उसी तरीके से आरक्षण नहीं, उनको तैयार कीजिए। फ्री वस्त्र का दीजिए, फ्री रहने की व्यवस्था दीजिए, फ्री खाना दीजिए, फिर फीस मत दीजिए उनसे। निश्चित लगता है फिर वो कंपटीशन में तो कम से कम उनको आना चाहिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा वक्त की कांग्रेस कहीं ना कहीं नेहरू की जो कांग्रेस थी, जहां पर कहा जा रहा था कि आरक्षण से ज्यादा बेहतर है कि आप व्यवस्थाएं दें आम व्यक्ति को, ताकि जो पिछड़ा है, दलित है और शोषित है, उसका सर्वांगीण विकास हो। मैं इसी पर लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद लौटेंगे और उसके बाद जब पूछेंगे कांग्रेस पार्टी से कि नेहरू की कांग्रेस और राहुल की कांग्रेस में कितना जमीन आसमान का फर्क है, जिसको लेकर आज PM नरेंद्र मोदी कांग्रेस को इस सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहें ललकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जिस तरह से सदन को संबोधित किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के सियासी आरोप लगा रही है और इन आरोपों के बीच बीजेपी का भी अपना ही एक अलग स्टैंड है। लेकिन सुनील जी, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए कि नेहरू जी को आरक्षण से बेहद नाराजगी थी, वो आरक्षण के खिलाफ थे। और मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी है जो पिछड़ों की, दलित की, आदिवासियों की बात तो करती है, साथ ही साथ जातिगत जनगणना की भी बात करती है। एक वो समय था जब नेहरू जी कहते थे कि भाई किसी को आरक्षण देने से ज्यादा बेहतर है कि जमीन पर बुनियादी व्यवस्थाएं दीजिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो, चौमुखी विकास हो, आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। तो कौन सी वाली कांग्रेस की ज्यादा बेहतर की पैरोकारी की जाए? यही मत था, आज भी वही मत है, नेहरू जी के समय भी वही मत था। संविधान ने दलितों को, पिछड़ों को अगर आरक्षण दिया तो ये संवैधानिक आरक्षण था। अकेले नेहरू जी ने आरक्षण दे दिया हो या ले लिया हो वापस, ऐसा नहीं था। संविधान में प्रावधान था, आरक्षण दिया गया, टेम्परेरी दिया गया, 10 साल में रिव्यू करना था। अब आगे वाली सरकारों को पता है कि नहीं देना है, नरेंद्र मोदी जी हटा लेना आरक्षण, देश से खुल के बोलने कि वो आरक्षण के विरोधी हैं और हटा लें दलितों से, पिछड़ों से आरक्षण। नरेंद्र मोदी जी अपना स्टैंड तो लें इस पे कि नेहरू जी ने तो लिख दिया कि आरक्षण के विरोध में, उन्होंने चिट्ठी बता दी। आज वो दलितों के लिए क्या कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए क्या कर रहे हैं, बार बार अपने भाषणों में दलित, मैं पिछड़ा हूँ। वो तो अपनी जाति, प्रधानमंत्री सर्वजातीय है, पूरे देश का होता है, बिल्कुल, वो तो खुद अपनी जाति बताते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। उनको एज देश का प्रधानमंत्री क्या ये बोलना चाहिए कि वो अपने आप को जाति में बांध रहे हैं? क्या वो स्वर्णों के, दलितों के, बाकी अल्पसंख्यकों के उनके प्रधानमंत्री नहीं है? ठीक है, अश्विनी शाही जी, सीधा संगीन आरोप यहाँ पर सुनील जी कहते नजर आ रहे थे, भाई प्रधानमंत्री किसी जाति विशेष का नहीं होता, वो तो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो फिर जातियों के नाम पर वोटों को बांधना कितनी उचित राजनीति है? देखिए कुणाल जी, अभी शायद हमारे मित्र को नहीं पता है, कल ही 6 तारीख था और OBC आरक्षण विधेयक पास हुआ है सदन में। हम लोग एकदम पक्षधर हैं उसके, और नेहरू जी उसके पक्ष में नहीं थे। नेहरू जी की वो उस समय वो थी, और आज उसी का विरोध राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का कंट्राडिक्शन है। हम लोगों का स्टेप साफ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव था निकायों का, हम लोगों ने कहा जब तक आरक्षण लागू नहीं कराएंगे तो चुनाव नहीं कराएंगे, हम उसी के साथ हैं। आता हूँ, देखिए कुणाल जी, ऐसे नहीं होगा। ये विद्वान प्रवक्ता हमारे जो है बीच में बोलेंगे तो ऐसे नहीं होगा। हमको भी समय मिले, इनका जो है के बीच में कोई बोल नहीं रहा, थोड़ी सी गरिमा रखी जाए, वरना गरिमा हम लोग भी तोड़ सकते हैं तो डिबेट खराब हो जाएगी।
तो ये हमारा ये कहना है कि आज जो गरिमा तो प्रधानमंत्री जी अपनी रोज पार्लियामेंट में तोड़ते एक हैं। सेकंड सुनील जी, अरे फिर भाई बात है गरिमा ना। क्या तोड़ेंगे? फिर अब मैं शुरू कर दूंगा तो फिर अभी दर्द होना शुरू हो जाएगा। नहीं दर्द तो सबको होगा, आपको भी दर्द सोरेश हो नहीं, सकता है, सोरेश दर्द चाचा के अकेले एक पैसे आदमी पर का पलने थोड़ी है। वाली सोनिया गांधी के पार्टी के प्रवक्ता हमको ज्यादा ज्ञान न दे। सोरेश अरे चाचा तुम की नौकर है सपन चोर सोनिया। पार्टी के लोग हो, तुम लोगों ने सोनिया सपन तक चुरा सोनिया लिए। जो है उपाध्यक्ष है सपन तक सोरेश चुरा चाचा की, लिए, वो पार्टी के ताबूत प्रवक्ता चुरा लिए, ज्ञान न कौन दे, कौन से ज्यादा घोटाले नहीं कर मुद्दों पर दिए। बहस करें तो ज्यादा बेहतर है। मुद्दे नहीं आते हैं तो घर से पढ़ कर आया करें, और नहीं पढ़ कर आते हैं मुद्दे तो तो मत आप आया लोगों को करें, ज्यादा आते हैं ना इस देश में, यहाँ तभी ना तो आया ये हो करें। रहा है कि वरना कश्मीर में ममता दीदी ने 40 कहा है, हम तो 24 कह रहे हैं। 24 से ऊपर जनता भगा भगा कर भगाएगी, पूरे देश में भगा भगा कर दौड़ाएगी, ठीक है वोटों ठीक के है चोट से अश्विनी जी घायल मुद्दे पर, करेगी। अश्विनी जी ठीक नहीं, है मैं मुद्दे पर आऊंगा, ठीक है। मेरे बीच में क्यों बोला जा रहा है? ठीक है मैं सुनील जी, इन- फिर क्या इन फायदा जो फिर है, चर्चा को आगे बढ़ाने का? इन जो अगर देखिए, निजी इन- मुद्दों इन पर ही डिबेट को कांग्रेसी- आगे बढ़ाते हैं तो फिर हम कांग्रेसी ये देशद्रोहियों तमाम को- चीजें क्यों रखे सर? इन कांग्रेसी देशद्रोहियों को देशद्रोही कह रहा हूं मैं, बड़े अरे मतलब देशद्रोही उस जिम्मेदारी तो से। तुम लोगों, देशद्रोही कांग्रेसी तुम लोगों, देशद्रोहियों को कहीं बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सावरकर की न चिट्ठियां भी मुद्दा बता है, दें जिनमें न माफी तर्क मांगी है, है। न नहीं, तथ्य है, गलत बात है ना किसको सुनील जी। बोलना है? अश्विनी जी जब नहीं बोले आपकी बारी में तो फिर क्यों आप उनका समय खराब कर रहे हैं? फिर ऐसे देखिए ना, संजय जी और सुनील जी फिर अपनी बारी का इंतजार करते रह जाएंगे। एक सेकंड डाउन कीजिए जरा सुनील जी का ऑडियो, एक सेकंड प्लीज। अश्विनी जी कम टू द पॉइंट प्लीज सर। ठीक है हिंदुस्तान की जनता भगाएगी नहीं, हम भी आपको संबोधित होकर बात और करेंगे। सारे ठीक है। बुद्धिमान प्रवक्ता कांग्रेस के ये जनता दौड़ा कर भगाएगी। ठीक है। ममता जी ने अभी 40 अश्विनी सीट जी- कहा था, 24 सीट से ऊपर नहीं आएगी इनकी। ठीक है, ठीक है, हम मुद्दे कह पे रहे आइए। हैं। और संजय सरकार जी बड़े प्रसन्न हैं कि हम 2 सीट से ऊपर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आसाम में भी ये लोग मांग रहे हैं। इसलिए ममता जी ने कहा था कि कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस का कोई ना भविष्य है। आज जो तुलनात्मक अध्ययन पेश किया, थोड़ा सा सुनील जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक कौशिक जी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी ने तुलनात्मक अध्ययन पेश किया, जो पिछली सरकारों का और इस सरकार का, और हम श्वेत पत्र भी लेकर आ रहे हैं कि पिछली सरकार की आर्थिक व्यवस्था क्या थी और इस 10 साल की आर्थिक व्यवस्था क्या थी। हम पेश वो भी करेंगे, हम तुलना करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कहने में पेट में दर्द होता है लोगों के, आज क्योंकि वो विदेशी चीजों पर निर्भर थे। आत्मनिर्भर आज बनाया। आज किस तरीके से उन्होंने पूरे देश को एक परिवार कहा। उन्होंने कहा कि G20 का सम्मेलन हमने 200 जगहों पर कराया। कोई बाहर से आता है तो हम कलकत्ता भी दिखाते हैं, हम उसको सहारनपुर भी दिखाते हैं, हम गोवा भी दिखाते हैं, राजस्थान भी दिखाते हैं। आज पूरे वसुधैव कुटुंबकम जो हिंदुस्तान का एक वो है, उसको एक सूत्र में बांधने की बात की, और हर कोई मुद्दा छूता नहीं रहा कुणाल जी। अब इसको विरोधी कैसे लेते हैं वो उनका काम है। एक छोटा सा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि अब की बार बीजेपी 370 पार, उसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को और आम जनता पर ज्यादा भरोसा है, या फिर जो इंडिया अलायंस पे फूट पड़ रही है उस पर ज्यादा भरोसा है बीजेपी को? देखिए, इंडिया अलायंस बने रहे वो तो दिख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सबको दिख रहा है। कौन कौन यात्रा चली जब आज तो सुबह खबर ये भी आ गई ना कि आरएलडी बीजेपी के साथ संपर्क में है ना सर, इसलिए सवाल ज्यादा वाजिब हो जाता है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर हमको लग रहा है कि शायद यात्रा यूपी में आने वाली है। जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां बंटाधार हुआ। तो ममता जी, फिर जेडीयू, फिर पता नहीं अब क्या यहाँ होगा, मुझे नहीं पता है। बिल्कुल, तो देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ेगी, तमाम जो इंडिया अलायंस घटक दल है कितनी मजबूती के साथ इस गठबंधन के साथ जुड़े रहेंगे और किस तरह से मजबूती के साथ सरकार पर तमाम तरह के सियासी आरोपों के साथ साथ एक श्वेत पत्र भी मांगा जाएगा। शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल ललकार में आज वक्त इतना ही था, अन्यथा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बनी रहें JK 24/7 न्यूज़।